हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो बड़े लंबे समय के बाद हम यूट्यूब क्लास हुआ तो था 9 बजे आज। अरे मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लास तो हुआ है ना। 9 AM पे जो क्लास है वो तो हुई है। प्लस 12 बजे के 12:30 मुंडी फोड़ देंगे तुम्हारी। 12 बजे के 12:30 थी प्लस। मेरी क्लास 1:30 PM पे लगेगी, वाईफाई स्टडी पे। आज 12 बजे। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं देख लूं। सच्ची में आज 12 बजे है ना? 12 बजे नहीं होगी यार, एक मिनट। अच्छा, 12 बजे है। 12 बजे आज है। चलो मैं देख लूंगा, कोई ना। तो एक 1:30 PM पे, 1:30 पे हमारे यूट्यूब की क्लास लगेगी वाईफाई स्टडी पे। ठीक है, रेगुलर, याद रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो शुरुआत करें क्लास की, देखें। नहीं नहीं, 9 बजे वाली बंद नहीं हुआ भाई, मैंने नहीं पढ़ाया। भुवनेश्वर पढ़ाएंगे 9 बजे वाली क्लास। कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप नहीं पढ़ाते हो। चलो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, भुवनेश्वर पढ़ाएं। चलो खैर कोई ना, और देखें। तो ये श्रृंखला 138 लेक्चर भले आपको दिखा रहा होगा 139, क्योंकि बीच में आपकी क्लास नहीं हुई थी 2 दिन। ठीक है, कुछ नहीं, आप 1:30 पे जुड़ जाओ, टेंशन ना लो बिल्कुल। जो आपकी क्लास 9 बजे होती थी उसी प्रकार से 1:30 में करवाएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। और 4:30 बजे जरूर जुड़ना वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। वहां पे हिस्ट्री चैप्टर वाइज, एक चैप्टर से करीब करीब हम 50 सवाल मैंने कराया, आपको याद होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक को मिला के। तो आज महाजनपद और मगध के बारे में डिटेल देखेंगे। और आपको पता ही कि एक सवाल से कैसे 5 सवाल 6 सवाल बनाए जाते हैं, वो मैंने सिखाया ही आपको, है ना। हाँ, 12 बजे प्लस है आज एसएससी का। जी, अब मेरी प्लस चल रही है अभी हिस्ट्री फाउंडेशन रेलवे में। इसके बाद पॉलिटी शुरू होगा फाउंडेशन, आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें। इसके अलावा भाई यूपीएसआई कल से फॉर्म फिलअप हो रहा है यूपीएसआई का। जो बच्चा एलिजिबल है बिल्कुल फॉर्म फिल कर लेना, भूलना मत। ठीक है, और कॉम्बेट जरूर पार्टिसिपेट करें, प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है। इस बार कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यार पार्टिसिपेट किया करो। ये ऑनलाइन टेस्ट ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। 5:40 पे क्लास होगी भाई। और थ्योरी पढ़ा रहा हूं किसमें, तो पॉलिटी पढ़ा रहा हूं एसएससी एग्जाम वाले। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना, आप रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या होगा। सवाल नंबर 1, नेशनल इंडेक्स फॉर ट्रांसेंडिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडिया इंडियंस, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। बी और डी में क्लीन बोल्ड हो गए, बी और डी में क्लीन बोल्ड हो गए। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके ऑलवेज प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। आपको याद होगा कि सीबीटी 1 में नीति आयोग से इतने सवाल पूछा है कि सेटर भी कंफ्यूज कर गया है कि भाई क्या सवाल बनाऊं, इतने सवाल पूछे गए नीति आयोग से। तो नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें या स्थापना की बात करें, अभी सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। और राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं।
जबकि पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया और सीईओ पहले सिंधु श्री खुल्लर, जो पहली महिला थी, पहली महिला थी। ठीक है, तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। ठीक है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? 56, 54, 53, 55। सवाल नंबर 2। वसीम साहब, केवल आपका बफर हो रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट देगा तब राज्य पुनर्निर्माण या पुनर्गठन का कार्य शुरू हो जाता है 1956 से। तो जितने भी बच्चे कंफ्यूज हैं 56 और 53 वाले में, तो अपने आंख खोल के रखें, ये आयोग बनी थी 53 में, आयोग अपना रिपोर्ट देगा तब काम करेगा 56 से। ठीक है, तो आप अपने आप को दिमाग में जो रखे हैं 56 उसको बाहर निकालिए और 53 लगाइए फजल अली के अध्यक्ष में। ठीक है, तो राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए 22 दिसंबर 1953 को भारत के केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और फिर गठन आयोग ने फजल अली के नेतृत्व में पुनर्गठन अधिनियम, दो चीजें हैं। अगर मैं आपसे सवाल कहता कि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, तब आप 1956 लगाते, लेकिन मैंने पूछा कमीशन, तब आप क्या लगाएंगे? 1953 लगाएंगे। बाकी बात आप खुद समझदार हो कि पोल गलत है या पोल सही है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सवाल नंबर 3। बच्चे 9 बजे क्लास हुआ था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया था। मेरी क्लास 1:30 PM पे होगी आज से, वाईफाई स्टडी पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किसका एक एग्जांपल है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम हमारा वर्क करता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे। तो एक ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो पहली बार 25 अक्टूबर 1953 को 1983 को देखने को मिला था। ठीक है, IUCN में खतरे वाली प्रजातियों के वर्गीकरण में नहीं है। हार्मफुल, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। सवाल नंबर 4। कमर कस लेना, ये CBT 2 की तैयारी अभी से ही है। आज क्वेश्चन के लेवल देख के आपको अंदाज लग जाएंगे। तो हार्मफुल ये नहीं है, बाकी बात विलुप्त है, वल्नरेबल है, लुप्त प्राय है, ये सब IUCN में देखने को मिलता है। ठीक है, IUCN यानी फुल फॉर्म याद रखना था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसके फुल फॉर्म हो गए, जिसकी स्थापना 1948 में की गई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अरे कमजोर मिस विलुप्त, बस। ठीक है, साहित्य 2015 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? पॉल मोड्रिच, स्वेतलाना एलेक्सविच, कैंपबेल, तकागी कजीता। सवाल नंबर 5। स्वेतलाना एलेक्सविच। तो साहित्य 2015 में नोबेल पुरस्कार स्वेतलाना
एलेक्स विस ने जीता। जबकि 2019 की बात करें तो पीटर हैंडके। 2020 में कौन, जरा बताइए? गुलुक, लुइस गुलुक, लुइस गुलुक, है ना। पौधे और सूक्ष्म जीव डैश से गुणवत्ता को फिर से बनाने में मदद करते हैं। तो क्या बनाने में मदद करते हैं? आवर लाइफस्टाइल, आवर वेल्थ, आउटर स्पेस, या द एयर वी ब्रेथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। सवाल नंबर 6। हाँ, ओल्गा टुकरिक 2018। बहुत बढ़िया। प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, क्या मदद करते हैं? तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करते हैं ये। तो पौधे और सूक्ष्म जीव हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसी गुणवत्ता को फिर से बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम बायो रेमेडिएशन के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे कि गैर विषैले पदार्थों को जैविक गिरावट के माध्यम से सूक्ष्म जीव उपयोग करता है। जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला है मॉडरेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर। सवाल नंबर 7। जर्मेनियम भी और सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी और सिलिकॉन भी, बोथ, है ना, बोथ। आईसी चिप। अच्छा, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? जेएस किल्वी। अच्छा यार, मुझे याद है, मुझे लगा मैं भूल गया हूं। जेएस किल्वी नहीं, क्या बात है। तो जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में परमाणु संख्या 32। ठीक है। इसके अलावा सिलिकॉन भी है, गैलियम भी और आर्सेनाइड भी है। कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, स्वसिद्ध, या शिक्षा का अधिकार। सवाल नंबर 8। माय डियर, स्वसिद्ध ये एक बाल कल्याण योजना नहीं है। बाकी बात, विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, ये सब के सब क्या है? बाल कल्याण योजना है। ये क्या है? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। महिलाओं के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात करेगा ये। ठीक है। तो ये कार्यक्रम किसका है? महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है। यूनेस्को द्वारा डैश को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया था। माथेरान हिल रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे लाइन, या नीलगिरी माउंटेन रेलवे। सवाल नंबर 9। माथेरान हिल रेलवे ये कहां? महाराष्ट्र में है, जो शामिल नहीं है। बाकी बात, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल शामिल है, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश शामिल है, नीलगिरी तमिलनाडु शामिल है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये रेलवे है कहां। ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट। सितंबर 2016 में डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया कि मलेरिया मुक्त कौन सा देश है? मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, चीन। कालका हिमाचल प्रदेश भाई, कालका शिमला रेलवे। सवाल नंबर 10।
बच्चे 2016 की बात करता है। सितंबर 2016 में डब्ल्यूएचओ ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। और भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है, जरा बता सकते हो क्या? 2025, 2030, 2025 टीबी है। 2025 टीबी है, याद रखना। 2030 मलेरिया। 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। इसे याद रख लेना, इसे याद रख लेना, है ना? ये तब दिया जाता है बच्चे मान्यता, जब आप लगातार 3 वर्षों तक इस बीमारी के बारे में आप नहीं बताते हैं, है ना? कौन एक सर्वहारी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, नहीं है, सॉरी, नहीं है। रैट, ऑन्ट, बियर, स्नैक। सवाल नंबर 11। हाँ, विश्व का 2030 है। बताओ, ये सब सवाल भी अगर गलती करोगे, मात्र 32% भाई। सर्वहारी मतलब सब कुछ खाएगा। बताओ, सांप सब कुछ खाता है क्या? ये मांसाहारी है भाई, ये मांसाहारी है। जब चींटी सब कुछ खाती है, चूहा सब कुछ खाता है, भालू सब कुछ खाता है। अरे बियर क्या, मधु खाता है, शहद, हनी। बियर। तो सांप एक मांसाहारी, जबकि चूहा, चींटी, भालू एक सर्वहारी है। आगे देखो, हम उन लोगों को क्या कहते हैं भाई, जो पृथ्वी और उसकी भूमि, सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? इतिहासकार, किसान, भूगोलवेता या जीवनीकार? अरे भैया, काहे परेशान हो? सांप दूध पीता है, कितने सांप दूध पीते हैं? अरे समझदार वाली बात करो ना यार, इलिटरेट पर्सन जैसा क्या बात करते हो? पिलाए हो क्या? मूवी में देख लिया दूध का कर्ज, मुन्ना रूठ न जाना, दूध का कर्ज निभाना। होली का लगता है हैंगओवर ना उतरा इनकी अभी। तो क्या बोलेंगे उसे? भूगोल वेता कहेंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पृथ्वी और उसकी भूमि, सुविधा, निवासियों का अध्ययन कहते हैं, उसे भूगोल वेता कहते हैं, है ना? जबकि इतिहासकार की बात करें, हेरोडोटस है साहब। सेंट पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एथेंस, बर्लिन, वॉशिंगटन, वेटिकन सिटी। सवाल नंबर 13। वेटिकन सिटी जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है ना? अच्छा, किस देश में, जरा बता सकते हो क्या? इटली के बॉर्डर, इटली के अंदर है। इटली, बॉर्डर ना बोलो। सेंट पीटर स्क्वायर, सेंट पीटर बेसिलिका में, वेटिकन सिटी में है। यह दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत चौकों में से एक है। चौको मतलब स्क्वायर, चौराहा। इसका क्षेत्र इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ है। आप बॉर्डर कहते हो, देख रहे हो? बहुत बड़ा अमरजीत, क्या बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्मफुल टू द सोसाइटी? इनमें से कौन समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? चाइल्ड मैरिज, डॉरिस सिस्टम, अनटचेबिलिटी या एडल्ट फ्रेंचाइजी। सवाल नंबर 14।
तो एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 226 326 की बात करते हैं, 61वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1989 में जो वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 की गई है। राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, पीएम थे इस समय, है ना। तो वयस्क मताधिकार समाज के हानिकारक नहीं माना जाता है। वयस्क मताधिकार से सार्वभौमिक मताधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 26 में इसका प्रावधान है, याद रखना। द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1890, 1937, 1966। सवाल नंबर 15। बिल्कुल बच्चे कर सकते हो रोहित, कोई दिक्कत नहीं जेपीएससी के लिए, क्योंकि जो जेपीएससी का एक पेपर होगा जिसमें झारखंड होगा वो अलग होगा, बाकी बात जीके तो यही रहेगा ना, अलग तो रहेगा थोड़े। तो जब वायसराय लॉर्ड कर्जन था भारत में, तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल पार्टीशन। 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो जाता है, बंगाल विभाजन। और इसी समय भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाती है 1905 में। रुकना बच्चे जरा सा, एक भैया देखना, गौरव शर्मा है, इतना इजी क्वेश्चन देके स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं सर आप। ये इतने टैलेंटेड हैं कि इनका यूपीएससी क्लियर हो गया है और ये आप लोग को गाइड करने के लिए आए हैं। तो अगर आपको गाइड लेना है, इनसे सलाह मशवरा लेना है, तो कृपया गौरव शर्मा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार 4 बार यूपीएससी निकाल रहे हैं। और ये लेकिन यूपीएससी निकल जाता है, लेकिन इनसे ग्रुप डी नहीं निकलता है। ओह सो सॉरी गाइस, है ना। ये गौरव शर्मा है, ये यूपीएससी के एस्पायरेंट रहे हैं। कई बार मैसेज किया इन्होंने कि सर यूपीएससी मेरा क्लियर हो गया है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित किया गया था, याद रखना। 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इसे याद रख लेना माय डियर, रेलवे बोर्ड की ताकत को या रेलवे बोर्ड की जो संख्या है वो 8 से 5 करने की मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं और एक सीईओ होंगे। तो अभी सुनीत शर्मा, एक गौरव शर्मा है और एक सुनीत शर्मा है। सोचो सुनीत शर्मा कहां है और गौरव शर्मा कहां है। सुनीत शर्मा जो सेकेंड सीईओ होंगे रेलवे बोर्ड के, जो कहां नाम ऊंचा कर रहे हैं वो कहां नाम गिरा रहा है, बताओ क्या अंतर है भाई। द किंगडम ऑफ भूटान लाइज इन द हिमालयाज। हाँ, वीके यादव पहले हैं। भूटान का साम्राज्य बच्चे हिमालय के किस ओर स्थित है? बिल्कुल आसान से समझना, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। सवाल नंबर 16। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो, तो आपको याद होगा हिमालय की जो ये पूरी की पूरी श्रृंखला ऐसे है, और जो भारत का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे यहाँ जो पोर्शन है, यहाँ पे भूटान अंगूठा की तरह दिखता है आपको, सिक्किम, इसी के बाद यहाँ नेपाल है और यहाँ भूटान है। तो ये देखो, वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सवाल क्या पूछा कि किंगडम ऑफ भूटान हिमालय में, तो हिमालय में कहा? पूर्वी हिमालय में स्थित है। और अगर सवाल आता कि भैया किसके, तो पश्चिम की से, हिमालय से पश्चिम की ओर, जबकि हिमालय में तो पूर्वी हिमालय में स्थित है, ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य एक लैंडलॉक कंट्री है, पूर्वी हिमालय में स्थित, दक्षिण एशिया में मालदीव के बाद इस क्षेत्र का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है, जिसकी कैपिटल थिम्पू है। कैपिटल थिम्पू, नगुल्ट्रम इसकी करेंसी। और आर्चरी, तीरंदाजी, क्या है भाई? इसका नेशनल गेम है ना। भूटान 52 देशों और यूरोपीय संघ के साथ अपनी संबंध रखता है।
इसके अलावा आप ये याद रख लेना कि संयुक्त राष्ट्र, सार्क, बिम्स्टेक गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेंबर है भूटान। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सामान्य रूप से पदार्थ की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सा अवस्था शामिल नहीं है? कोलाइडल, गैसीय, तरल, ठोस। सवाल नंबर 17। टिंडल इफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोलाइडल ये शामिल नहीं है, जबकि गैस, तरल, ठोस, 5, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, कितने 5 रूप देखने को मिलते हैं, है ना। तो सामान्य तौर पर पदार्थ के अवस्था भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं है, कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं है ना। 5 आपको बताए दिए। बेन किंग्सले किससे जुड़े हैं? पॉप म्यूजिक, रांची एग्जाम है, क्या बात है, सामने तोड़ के आना बिल्कुल। स्पेस ट्रैवल, साइंटिफिक रिसर्च या मोशन पिक्चर। सवाल नंबर 18। हाँ, सॉलिड गैस, लिक्विड, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, बोस कंडेंसेशन, है ना। क्या बताने, प्रिया, अनुप्रिया, सारस, एंजल प्रिया, सबने जवाब दे दिया, क्या बात है। तो भाई गांधी मूवी आई थी, आपको याद होगा। बेन किंग्सले किसे जुड़े हैं? गांधी मूवी से। तो बेन किंग्सले मोशन पिक्चर से जुड़े हुआ एक अंग्रेजी अभिनेता है। 1982 में मूवी आई थी फिल्म गांधी में, मोहनदास गांधी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिन्हें 55वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व धरोहर स्थल जिसमें ली कार्बोजियर का वास्तुशिल्प कार्य है, कहां स्थित है? कोच्चि, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी। सवाल नंबर 19। हाँ शशांक, तो चंडीगढ़ आपको याद होगा, ली कार्बोजियर जहां रॉक गार्डन है। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है सरकारी कंपाउंड से आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर द्वारा डिजाइन किया गया है। नेकचंद है ना भाई, नेकचंद ने जो रॉक गार्डन है आपका, उसका डिजाइन तैयार किया है। रांची में भी रॉक गार्डन है नहीं। ली कार्बोजियर एक स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार थे, याद रखना। कई भाषाओं में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। शंकर महादेवन, समीर अंजान, पी सुशीला या कविता कृष्णमूर्ति। सवाल नंबर 20। पी सुशीला को भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक, विभिन्न भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता प्रदान की गई है। गायिका है, एक इंडियन म्यूजिक प्लेबैक सिंगर है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़ी है ना। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं ये। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल? भी पढ़ा है मैंने, हे भगवान, अब ना बता बनाएंगे बच्चे तो क्या बोलूं। ओह 93%, अभी भी तो 100% पहुंचा दो रे मेरे लाल। हे भगवान, अतुल क्या रिप्लाई करना बताओ। कुछ देर पहले बोला तीरंदाजी किसकी, तो भूटान की। चाइना का टेबल टेनिस। तो तीरंदाजी भूटान का 1971 में से घोषित किया गया है, याद रखना। अकबर की सरकार की सीट कौन सी है?
इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। रांची की दीपिका कुमारी, क्या बात है, ये खेल खेलती है। जूडो जापान का, बिल्कुल। तो अकबर की सरकार की सीट की बात करें, आगरा, मतलब क्या है समझना। सरकार की सीट मतलब क्या हो गया, अपनी कैपिटल कहां बनाई थी, दिल्ली से परिवर्तन करता है राजधानी, और आगरा में फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, है ना। तो अकबर की सरकार की सीट आगरा थी। आगरा अकबर जहांगीर के समय रहा है, शाहजहां भी रहा है, लेकिन शाहजहां अपनी कैपिटल फिर दिल्ली ले आता है, और दिल्ली में शाहजहांबाद, शाहजहां बाद की स्थापना करता है। अकबर को पहले अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, याद रखना। संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत है, मुंडकोपनिषद, आगम साहित्य, त्रिपिटक, बाइबिल। सवाल नंबर 23, आसान सवाल। 79 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। 74 किए हो, बहुत सही। मुंडकोपनिषद, संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते किसे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, है ना। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 1905, 1920, 1915, 1910। सवाल नंबर 24। देखो, 9 जनवरी 1915 को ये वापस आते हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्ष आप देखते होंगे भारत में 9 जनवरी को एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन 2019 में एनआरआई डे कब मनाया गया था, जरा बताइए। 22 जनवरी, क्या बात है विपिन, 22 से 23 जनवरी कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ मेला को दिखाने के लिए, है ना। तो महात्मा गांधी 45 वर्ष की आयु में 1945 में 15 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, याद रखना, दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में, अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सवाल नंबर 25। एफडीआई के मामले में सबसे ज्यादा कौन सा देश आगे है, चाइना। कौन है, चाइना। इंडिया में सिंगापुर। तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो कोई देश दूसरे देश में जाकर उसके व्यवसाय में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। यदि किसी राजनीतिक दल को डैश अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है, तो उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में माना जाएगा। तो कितने राज्यों में, 4 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 1 राज्य। सवाल नंबर 26। 4 या अधिक राज्यों में, है ना। तो
किसी राजनीतिक दल को 4 से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मान्यता जाएगा। एक स्टेट पार्टी अगर 4 से कम होगा तो उसे स्टेट पार्टी के रूप में जाना जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी यानी राज्य की पार्टी के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, याद। फ्लोरा एंड फौना किससे संबंधित है? बर्ड्स एंड एनिमल्स, माउंटेन एंड रिवर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सवाल नंबर 27। कहीं कहीं 5 दिया, अरे यार तो 4 से अधिक तो क्या होगा सो बताओ। 4 से अधिक 5 दे दे, 7 दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम 4 तो रखना पड़ेगा ना बच्चे। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना यानी रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक में जो वल्नरेबल हैं, विलुप्त हैं, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। उसमें फ्लोरा और फौना दोनों काउंट करते हैं। तो वनस्पति और जीव क्रमशः पौधे जानवरों को संदर्भित करते हैं। फौना सभी जानवरों के जीवन एक विशेष क्षेत्र समय में देखने को मिलता है, जबकि काहे परेशान हो भाई? अभिषेक जी, सुबह 8 बजे वाले में ब्रेक लगा था तो बर्दाश्त ना हुआ था। पढ़ लो भाई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कैसा बैंक एक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, कमर्शियल बैंक, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज या सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन, पर्यवेक्षी संस्थान। सवाल नंबर 28। फोकस करो बच्चे पढ़ने के लिए, ना तो फिर पता है 2000 जैसे 20 गुजर गया ना, 2021 भी गुजर जाएगा। अभी तक मेघा कह रहे थे इजी इजी, अब नोट इजी आ गया। अच्छा ये बताओ, कमर्शियल बैंक अब किस आधार पे कहते हो यार? हैं? ये क्या सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है? ये आरआरबी को फाइनेंस करेगा, लोन देगा, तो सुपरवाइजरी करेगा ना भाई, देखेगा ना। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट मीन्स नाबार्ड, एक पर्यवेक्षी संस्था है, मुख्यालय मुंबई में, और बी शिवा रमन कमेटी के सिफारिश पर, शिवा रमन कमेटी के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है ना। गोविंद चिंताला साहब अभी चेयरमैन है इसके। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में किस नारे के साथ आयोजित किया गया था? यूनाइटेड फॉर पीस एंड हार्मोनी, या शांति के लिए यूनाइटेड ऑन द पथ, ग्लोबल पीस के पथ पर यूनाइटेड संयुक्त, या यूनाइटेड ऑन द पथ फॉर सस्टेनेबल पीस। सवाल नंबर 29। यूनाइटेड ऑन द पथ फॉर पीस 2016 में वेनेजुएला के मार्गारेट द्वीप में आयोजित किया गया था। यही सब पीवाईक्यू है क्या भाई? यही सब पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील दुनिया के राज्यों का एक मंच है ना। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर के राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को हम किस नाम से जानते हैं? सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। सवाल नंबर 30। सुपरसोनिक, ब्रह्मोस क्या है भारत का? सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। भारत का सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मपुत्रा और मस्कवा रिवर, रशिया की मदद से। इसको मैक बोलते हैं ना। सुपरसोनिक गति ध्वनि की गति की तुलना में तेजी से यात्रा करता है, 1236 किलोमीटर प्रति घंटा।
ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए शर्त है कि यह राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वैध वोटों को सुरक्षित रखता है। 4, 5, 3, 6। सवाल नंबर 31। देखो, दो चीजें हैं। वहां पूछा कम से कम आपको 4 राज्य की बात किया। यहां बोला भैया जब इलेक्शन होगा आपके विधानसभा का, तो उस विधानसभा में मान लो कि 65% वोटिंग हुई, तो 65% में मान के चलो कि 2% अवैध वोटिंग हुआ है, यानी 63% का 6% अगर वोट अगर आप लेके आते हो तब आपको एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलेगी। क्लियर है? राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलेगी, ये है कहानी। ठीक है, तो कम से कम 6% हासिल करना पड़ेगा, या संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीट जीतते हो तो। अगर मान लो नहीं हासिल करते हो तो 2 सीट जीत लो आप। जातीय लोगों का, हाँ, जमानत जब्त तो बच्चे ये होता है कि जो आप नॉमिनेशन के लिए पैसा डिपॉजिट करते हो ना, तो एक सर्टेन % वोट होता है। अगर वो वोट नहीं लेके आते हो तो आपको जो पैसा है वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसी को बोलते हैं हम जमानत जब्त। ऐसा नहीं होना कि जमानत जब्त तो कुछ और हो जाता है ना, वो वापस नहीं मिलेगा आपको। तो जातीय लोगों का समूह उचित रूप से किसी डैश वाले लोगों को संदर्भित करता है। सेम बिहेवियर, सेम शेयर्ड कल्चर, सेम जेनेटिक आइडेंटिटी एंड सेम नेशनलिटी। सवाल नंबर 32। समझा देंगे बच्चे क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा ना CBT 2 टाइप के क्वेश्चन है, समझना क्या कहता है कि एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो कहीं और निवास करे, वो कहीं और निवास करे, लेकिन जो कल्चर अगर हम शेयर करेंगे तो अगर सेम कल्चर है दोनों के तो उसे हम एथनिक ग्रुप कहते हैं, जातीय लोगों का समूह कहते हैं। सवाल सिंपल था, कुछ सोचना नहीं था। ठीक है, अब देखते ना, कहते हैं कि आप किस राज्य के हो, मैं यूपी का हूं। आप कहां के हो, मैं तमिलनाडु का हूं। लेकिन अगर कल्चर हमारा मिलता है तो हम किस ग्रुप में माने जाएंगे? एथनिक ग्रुप में माने जाएंगे। ठीक है, या उन लोगों की एक श्रेणी जिसके पास एक सामान्य भाषा, वंश, इतिहास, समाज, संस्कृति, राष्ट्र, नस्ल या सामाजिक उपचार है। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट। अंतरिक्ष अनुसंधान में जो डिसिप्लिन है हम क्या शामिल नहीं करते हैं? ह्यूमन कल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस। सवाल नंबर 33। अच्छा ये बताओ, कितना आसान सवाल था माय डियर। अब बताओ, जो स्पेस रिसर्च में मानव कल्चर को क्यों शामिल करेंगे यार? मानव कल्चर को शामिल करेंगे, फिजिक्स पे हम रिसर्च करेंगे, बायो पे रिसर्च करेंगे, या अर्थ साइंस पे रिसर्च करेंगे? क्योंकि अब चीजें बदल रही है, कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस बार CHSL में भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, मानव संस्कृति पर शोध शामिल नहीं है, याद रखना। तो क्या क्या है? अर्थ साइंस है, फिर आपका मेटेरियल साइंस है, बायोलॉजी है, मेडिसिन है, फिजिक्स है। डैश को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट या मायोपिया। सवाल नंबर 34।
मोतियाबिंद, या ऑपरेशन करना पड़ता है इसे, इसका क्या होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है ना। तो मोतियाबिंद को चश्मे से ठीक नहीं किया जाता। मोतियाबिंद एक घने बादल वाले क्षेत्र जो आंख के लेंस में बनता है, धुंधला दिखता है ये। कौन पर्यावरणीय समस्या नहीं है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, अफॉरेस्टेशन, एसिड रेन, या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सवाल नंबर 35। कहां ध्यान है भाई, जब नोट बड़ा सा लिखा हुआ है फिर भी गलती कर बैठे। जब नोट लिखा हुआ है कौन पर्यावरणीय समस्या नहीं है, नहीं है वनीकरण भाई, जंगल लगाएंगे तो पर्यावरण का समस्या हुआ क्या भाई। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड हो जाएगा पहले। अब खुद से सोचो, पहले का जो फसल होता था कैसा होता था, चाहे वो करेला ले लो, चाहे वो कद्दू ले लो, पंपकिन ले लो, छोटा छोटा होता था उसकी आकृति, बिल्कुल। अब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने के बाद हाइब्रिड आया, अब बीटी बैगन आ गया, बैगन देख लो, ठीक है। तो वनीकरण, फॉरेस्टेशन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। वनों की कटाई से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण है करने से जहां पहले कोई पेड़ नहीं था, एक नया जंगल बनाने की विधि है, ठीक है। कौन सा भारत में पूंजीगत लाभ पर कर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त लाभांश पर कर, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर, या बैंक सावधि जमा। अरे भाई डिफॉरेस्टेशन होता तब ना कटाई होता मेरे लाल। अब फॉरेस्टेशन मतलब होता है वनीकरण, वनों का लगाना। ये भगवान कैसे समझा, इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा हमें। सवाल नंबर 36। पोल दो, ले लो पोल। पूंजीगत लाभ कर की बात करता है, सीधा सा निकालना था कि एक फाइनेंशियल ईयर में पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से जो लाभ पर जो टैक्स लगेगा उसे हम पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर, कौन सा एक ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, सोलर पैनल, स्टीम इंजन, प्लेन ग्लास, इलेक्ट्रिक आयरन। सवाल नंबर 37। प्लेन ग्लास। तो प्लेन ग्लास एक ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। ये क्या है, सौर पैनल सूर्य के प्रकाश के फोटोन का उपयोग करके सिलिकॉन सेल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित करता है। सोलर पैनल में लगा होता है ये। मिशन रफ्तार परियोजना किसके साथ जुड़ा है, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 बच्चे बताइए। साठ अटेम्प्ट किया भाई। अब मनीष वो देखना पड़ेगा किस बोर्ड से है। रेल ट्रांसपोर्ट, मिशन रफ्तार। तो मिशन रफ्तार रेल परिवहन से जुड़ा है। 2016-17 के बजट में पेश किया गया था और 2017 में नीति आयोग ने इस पर मुहर लगा दी। रेलवे ने 9 गलियारों को चुना है जिनमें से 15% हिस्से के साथ 58% माल ढुलाई और 52% यात्री यातायात है। नासा के जूनो मानव रहित अंतरिक्ष यान ने किसकी परिक्रमा करके अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। सवाल नंबर 39।
जुपिटर बृहस्पति। जुनू नासा का एक अंतरिक्ष जांच है जो अंतरिक्ष यान को 5 अगस्त 2011 को न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। नासा कहां की अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। सीडी रोम क्या है? एमपी फाइल, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक डिस्क या स्टोरेज मीडियम? सवाल नंबर 40। अंत भला तो सब भला। तो जुड़ना 1:30 पर जहां पीवाईक्यू की बात की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जाएगी। तो रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज मीडियम है क्या? एक स्टोरेज मीडियम है। ये था, आप आपके स्कोर देख लो भाई। मनीष, मिताली, सैयद बहुत बढ़िया, श्याम, हेमडी, मेघा, गौरव, अमरजीत, योगेंद्र, अनिल। नहीं, आज 11:05 पे नहीं बच्चे, कल 11:05 पे है ना। चलिए, तो 11:05 पे प्लस होती है हमारे रेलवे सीबीटी 2 की, तो थ्योरी फाउंडेशन। अभी हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा कल से। अब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए थ्योरी पढ़ने के लिए। फी भी बहुत कम है यार, आप देख सकते हो कि 3,000 में आप 2 साल की तैयारी कर सकते हो सारे सब्जेक्ट, है ना। और आज 12 बजे होगा प्लस भाई, जबकि 12:30 बजे टाइमिंग आपकी है, याद रखना। 1 बजे नहीं, 1:30 बजे है, 1:30 PM पे। और कॉम्बेट जरूर लगाए, प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है भाई, ठीक है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, रेफरल कोड बाबा10 के साथ ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर 1:30 PM पे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। तब तक के लिए, हाँ इवनिंग में होगा बच्चे, तब तक के लिए शुक्रिया।